हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए तो आज हम बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 4, आज हम बायोलॉजी कौन सा टॉपिक नंबर 4 तैयार कर रहे हैं। चौथा टॉपिक दोस्तों। तो इसके पहले के जो 3 टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो दोस्तों में बताना कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर है जिसका राइट आंसर हमारा दोस्तों इसका नाम है संभ्रम। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे आपने देखो वातावरण के प्रति जो अपने शरीर में बदलाव करते हैं, हाव भाव देख करके वातावरण जैसे बन जाते हैं, वो कहलाता है दोस्तों संभ्रम। इस जैसे गिरगिट देखा होगा आपने मौसम की तरह, वो क्या करता है अपने आप को बदल लेता है। कुछ लोग इन्हीं डर की वजह से अपने शरीर में इतना बदलाव करते हैं कि सामने वाला क्या हो जाए उनके शरीर को देखकर डर जाए। चलिए अगला प्रश्न हमारा शुरू होता है कि मानव शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है। तो जो मानव का शरीर होता है दोस्तों, उसमें लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो लोहे की कमी से क्या होता है दोस्तों, एनीमिया। एनीमिया रोग होता है, रोग जिसे कहते हैं रक्तता या अरक्तता के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, लोहे की कमी से क्या होता है दोस्तों, एनीमिया रोग, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। चलिए तो इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों रक्तहीनता या अरक्तता भी कह सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से मनुष्य के किस अंग का संबंध मायोपिया रोग से है। तो जो मायोपिया रोग का संबंध मनुष्य के किस अंग से है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा आँख है। तो मायोपिया का संबंध किससे दोस्तों, आँख या नेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव के शरीर की सबसे अधिक ताकतवर पेशी कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे ताकतवर पेशी जिसे बोलते हैं मैसेटर। क्या बोलते दोस्तों इसको, मैसेटर, जो कहाँ होती है, जबड़े में स्थित होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ताकतवर पेशी होती है दोस्तों मैसेटर, यह जबड़े में स्थित होती है। तो आप भी जानते हैं कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी कहाँ होती है दोस्तों, जबड़े में। और जब मजबूत हड्डी जबड़े में जुड़ी होती है तो उसी मजबूत हड्डी को चलाने के लिए मांसपेशियाँ भी मजबूत होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जंतुओं में होने वाली हानि फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए इसका आंसर है विषाणु। किसके द्वारा होता है दोस्तों, विषाणु के द्वारा होता है। फुट एंड माउथ रोग तो विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों बताना हमें कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन। कुकिंग गैस का मतलब होता है रसोई गैस। कौन सी गैस है दोस्तों, रसोई गैस मतलब जिससे खाना बनाने वाली गैस ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं उसे कहते हैं कुकिंग गैस। तो इसमें दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का उपयोग क्या में होता है दोस्तों, एलपीजी में होता है। आपने देखा है एलपीजी, जिसका उपयोग आजकल खाना बनाने में किया जाता है। क्या कहते हैं, एलपीजी। इसे हम आदर्श ईंधन भी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें गंध पैदा करने के लिए
पैदा करने के लिए क्या मिला था दोस्तों, एथिलमर कैप्टन नामक गैस मिलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। हमें बताना दोस्तों वह वैज्ञानिक का नाम जिसने रेडियम की खोज की। तो रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी। क्या बोलते दोस्तों उनको, हम बोलते हैं मैडम क्यूरी, जो क्या थी, जन्म से इनके पास ना तो सुन सकती थी ना ये बोल सकती थी और ना ही ये देख सकती थी। तो दोस्तों इनके पास इतनी सारी कमी होने के बावजूद भी इन्होंने रेडियम जैसे पदार्थ की खोज की और इनके पति जो प्यूरे थे उन्होंने इनकी मदद की। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, मैडम क्यूरी। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपने देखा होगा कि रेडियम क्या है, तो जो सड़कों पर या जो सिग्नल बने रहते दोस्तों, सड़कों पर या दुकानों में कहीं भी जो सिग्नल बने होते हैं, जिस पर प्रकाश पड़ते ही है, यहाँ कोई बोर्ड रहता है कि जिस पर प्रकाश पड़ते ही क्या पड़ेगा दोस्तों, लाइट जैसी पड़ेगी तो क्या हो जाता है, चमकने लगता है, तो उसे कहते हैं रेडियम। तो रेडियम का पॉलिश रहता है। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है कि फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों में बताना फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फुहारा करता है बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों जो लाल सागर उसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा शैवाल। क्या दोस्तों किसके कारण होता है, शैवाल। तो समुद्र में जो लाल रंग की शैवाल पाई जाती है, यानी समुद्र में क्या होता है दोस्तों, लाल रंग की शैवाल। इसी शैवाल के कारण लाल समुद्र का जल स्तर भी कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान को किस जनक के मतलब किसके नाम से जानते हैं जीव विज्ञान का जनक। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा अरस्तु। किसको जानते दोस्तों, अरस्तु। तो जीव विज्ञान की खोज किसने की थी, अरस्तु ने। इनके शिष्य थे कौन, थियोफ्रास्टस। इनके शिष्य थे दोस्तों थियोफ्रास्टस, जिन्होंने किसकी खोज की थी, जंतु विज्ञान की खोज की थी दोस्तों। तो थियोफ्रास्टस ने खोज की थी दोस्तों जंतु विज्ञान की। तो अरस्तु ने क्या किया था दोस्तों, कम से कम इन्हें 1000 पौधों के नाम लिखे थे, जंतुओं के और पौधों के नाम लिखे थे। इसलिए इनके आधार पर इन्हें जीव विज्ञान का जनक का श्रेय दिया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भोपाल गैस त्रासदी की दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों जो भोपाल गैस की त्रासदी हुई थी वो हुई थी 4 दिसंबर 1984। 4 दिसंबर 1984 में हुई थी दोस्तों। अब इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो वो गैस थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। उसका नाम था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस के रिसाव से आसपास के जो लोग थे, जैसे यह गैस का उन्होंने श्वसन किया और वो सूंघते ही गैस के साथ मर गए। चलिए तो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए इसका आंसर हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न दोस्तों जीवाणु की खोज किसने की थी।
क्या है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो चलिए इसका राइट आंसर है ल्यूवन हाक। किसने की थी दोस्तों? ल्यूवन हाक ने इसकी जीवाणु की खोज की थी। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी? क्या दोस्तों? कोशिका। तो कोशिका की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद दोस्तों कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद है दोस्तों जो कोशिका सिद्धांत दिया था, क्या दिया था दोस्तों? कोशिका सिद्धांत ये किसने दिया था? स्वान और स्लाइडेन ने। किसने दिया था दोस्तों? स्वान और स्लाइडेन ने। चलिए इसके साथ जो जीवित कोशिका यानी ल्यूवेनहॉक ने कौन सी दिया था दोस्तों? जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? इनका नाम था ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा फास्फोरस। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? फास्फोरस कहते हैं। चमकने वाला पदार्थ होता है, साथ ही माचिस में लगाया जाता है। जैसे माचिस क्या होती है दोस्तों? जलती है, घर्षण के कारण माचिस जलने लगती है। किसका लेप रहता है? फास्फोरस का लेप रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है दोस्तों? कि जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणुओं में क्या होता है? जैसे मानो कि दोस्तों किसी बर्तन में यदि हम पानी को रखेंगे और इसे हम क्या देंगे दोस्तों? ज्वाला देंगे, यानी आग में हम गर्म करेंगे दोस्तों। क्या देंगे? इसको हीट देंगे। तो क्या होगा इसमें? एक कणों में क्या होगा? ये फैलेंगे, ये दूर दूर तक फैलेंगे। यानी कणों जो अणु रहते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाएगी, या उसे हम कह सकते हैं कि उनकी चाल बढ़ जाएगी। तो चलिए इसका हम राइट आंसर देखते हैं कि उनकी चाल बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है, क्यों? जब भी बांध बनाया जाता है तो आपने देखा होगा कि नीचे का जो आधार रहता है बहुत चौड़ा रहता है और ऊपर की तरफ धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों? आधार को सकरा किया जाता है, यानी ये त्रिभुज टाइप का बन जाता है, या कह सकते हैं शंकु जैसा बन जाता है कि नीचे चौड़ा रहता है, ऊपर की तरफ पतला किया जाता है। चलिए इसका हम राइट आंसर देखते हैं कि दाब को सहन कर सकती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि त्रिभुज जैसा बनाया जाता है? ताकि वो दाब को सहन कर सके। जो ज़्यादा प्रेशर आएगा पानी का वो उस प्रेशर को क्या कर सके? सहन कर सके। अगर आधार को पतला रखेंगे तो आधार उस पानी के प्रेशर से कभी भी टूट सकता है। तो चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण खोज किसने की थी? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा न्यूटन। किसने की थी? न्यूटन। इसके साथ में तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो दो पिंडों के बीच लगता है। उन दोनों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के गुणनफल के द्रव्यमान के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो डी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक अलग दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम। जितने भी सूर्य, चंद्रमा और ग्रह उपग्रह ये सभी गुरुत्वाकर्षण की गति के कारण ही एक दूसरे के चारों चक्कर लगा रहे। हम भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर चल पाते। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हम कभी भी पृथ्वी पर गिर पड़ते। चलिए अगला प्रश्न हमारा, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों हमें बताना तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर है विद्युत विसर्जन। क्या होता है दोस्तों इसमें? विद्युत विसर्जन। तड़ित चालक एक युक्ति होती है जो मिश्र धातुओं की बनाई जाती है दोस्तों। आपने देखा होगा इस तरह से बनी रहती, कहीं भी लगी रहती है।
तो जब बिजली इसके ऊपर गिरती है और इसका संपर्क रहता है ज़मीन से, भू संपर्क तार से, तो जब कभी इसके ऊपर बिजली गिरती है दोस्तों, तो ये बिजली क्या करते हैं, बिजली को सहन करके इसके आवाज़ को धरती में मिला देते हैं, जिससे उसके आसपास लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक बिजली का कोई भी असर नहीं होता, जिसे हम कहते हैं तड़ित चालक। तो ये क्या करता है, विद्युत का विसर्जन करता है, यानी आवेश को धरती में मिला देता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या करना, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या बना रहे हैं, बायोडीजल। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा रतन जोत। कौन सा वनस्पति दोस्तों, रतन जोत। आपने देखोगा आपके खेतों के आसपास कुछ पेड़ लगे रहते हैं रतन जोत के, जिसे हम अंडक या अंडप का पेड़ भी कहते हैं। तो इन बीजों को आपने कभी एक लकड़ी में बांध के इस तरह से पिरोया होगा और इसको जलाते हैं तो ये मोमबत्ती की तरह जलता है। तो उसी से क्या होता है दोस्तों, बायोडीजल यानी पेट्रोल का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो जो पौधे होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी क्या करते हैं दोस्तों, O2 और CO2 का विनिमय होता है। तो वह कौन से हैं जिसके कारण वो होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा रंध्र। क्या बोलते हैं दोस्तों उनको, रंध्र। अंग्रेजी बोलते स्टोमीटा। ये क्या करते दोस्तों, ऑक्सीजन को आने देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देते हैं। जब क्रिया पौधों में, चलिए इसको हम साइड से पढ़ते हैं। तो रात में क्या होता है दोस्तों, रात में, अब रात में सूर्य तो रहता नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है, इसलिए पौधे क्या करते हैं, रात में श्वसन करते हैं, जिसमें O2 को क्या करते दोस्तों, O2 ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। क्या करते दोस्तों, और CO2 को बाहर निकालते हैं। और यही क्रिया दिन में क्या होती है, दिन में होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पौधे दिन में भोजन बनाएंगे तो इसका उल्टा होगा, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो पौधे दोनों रात में अलग अलग क्रिया करते हैं। यही कारण है कि हमें कभी भी पेड़ के नीचे रात में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि पौधे भी श्वसन करते और हम भी श्वसन करते हैं। तो इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और इससे व्यक्ति को परेशानी भी हो सकती है। और साथ में स्टोमेटा क्या करते दोस्तों, ये यानी गैसों के आदान प्रदान के साथ में तापमान भी नियंत्रित करते हैं, जिससे पौधे का जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों बताना हमें ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। चलिए इसका राइट आंसर हमारा कैंसर। किस में आता है दोस्तों, ये कैंसर के उपचार में आता है ऑन्कोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कि शरीर सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या दोस्तों उसका, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कि गोताखोर, क्या बताना है दोस्तों, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण में सांस लेते हैं। तो जो गोताखोर कौन कहलाता है दोस्तों, जो क्या करते हैं, पानी में चलते हैं, पानी में घूमते रहते हैं या किसी भी चीज़ की खोज के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों किस गैस के मिश्रण का सांस लेते हैं। तो ये लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा, ऑक्सीजन और हीलियम। जो ऑक्सीजन हीलियम का मिश्रण रहता है उसी से ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है। जो गोबर गैस होती है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा मीथेन। क्या होता है दोस्तों उसमें होता है मीथेन, CH
4 क्या होता है दोस्तों इसमें, CH4 मीथेन। और यही गैस CNG में होती है, जिसका उपयोग वाहनों में किया जाता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी का मुख्य घटक है मीथेन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है। जो पाक विधि समायोजन होता है उसमें कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा प्रतिशत। कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसमें तरीका है इसका प्रतिशत निकाल के किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो हमें बताना है दोस्तों कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं को बोलते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है फेफड़ों में, और ये लोहा क्या करता है, उसको ऑक्सीजन को पकड़ के शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ले जाने का कार्य करता है। यदि वो ले जाएगा तभी क्या होगा, श्वसन की क्रिया होगी, एंटीबॉडी से निर्मित होती है। तो दोस्तों बताना कि रक्त से प्लाज्मा निम्नलिखित किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा लिम्फोसाइट। किसके द्वारा होता है दोस्तों, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इनमें से मानव की त्वचा का रंग बनाने में कौन सा जिम्मेवार होता है। तो कौन सा दोस्तों जो मानव की त्वचा का रंग बनाने में जिम्मेवार है। तो चलिए इसका राइट आंसर है मेलानिन। क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है मेलानिन। जो हमारा शरीर होता है, शरीर की त्वचा पे क्या होता है दोस्तों, मेलानिन। तो मेलानिन क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने का कार्य करता है। अगर जिसके शरीर में जितना कम मेलानिन होगा वो उतना ज़्यादा, मतलब उतना ही कम क्या करेगा दोस्तों, वो विटामिन डी प्राप्त नहीं कर सकता, यानी विटामिन डी की क्या होगी, कमी होगी दोस्तों। जिसके पास मेलानिन अच्छा होगा तो उसका रंग तो ज़रूर काला होगा, लेकिन वो विटामिन डी अच्छे से प्राप्त कर सकता है, यानी उसकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। तो मेलानिन बहुत ज़रूरी है, भले हम काले हो जाएं लेकिन ये मेलानिन क्या है दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए एक स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा 80 से 82%। कितनी प्रतिशत भिन्नता होती है दोस्तों, 80 से 82%। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सफ़ेद फुफ्फुस नामक मानव रोग पाया जाता है। जो सफ़ेद फुफ्फुस नामक मानव रोग है वो कहाँ पाया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कागज़ उद्योग के कर्मचारियों में। किस में तो दोस्तों सफ़ेद फुफ्फुस कागज़ उद्योग के कर्मचारियों में, क्योंकि वो फैक्ट्री में जो काम करते हैं उन्हें बार बार कागज़ की डस्ट उड़ती रहती है, इसके कारण उन्हें सफ़ेद फुफ्फुस नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि कुकिंग गैस कौन सी गैस है। तो दोस्तों बताना हमें कुकिंग गैस कौन सी गैस है। तो चलिए इसका राइट आंसर है हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सी गैस है दोस्तों, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ब्यूटेन किस में पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है LPG में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में। तो LPG क्या है दोस्तों, एक आदर्श ईंधन है। LPG क्या है दोस्तों, ये है LPG, इसे कहते हैं हम आदर्श ईंधन। तो आदर्श ईंधन में क्या विशेषता होनी चाहिए, तो ईंधन कैसा हो, सस्ता हो दोस्तों, और ज्वलनताप कम हो। भंडारण कैसा होना चाहिए, भंडारण आसान हो, कहीं भी आराम से रख सकते हैं। परिवहन क्या होना चाहिए दोस्तों, परिवहन भी कैसा होना चाहिए,
आसान होना चाहिए, परिवहन भी आसान हो। और दहन ताप यानी दहन दर कैसी हो, संतुलित हो। संतुलित से मतलब जितना हम जलाएं उतना जले। और दोस्तों इसका एक और गुण होता है कि ज्वलनशील ना हो। क्या ना हो दोस्तों, ज्वलनशील, ज्वलनशील ना हो, वरना वो विस्फोट भी हो सकता है। तो ये दोस्तों आदर्श ईंधन के लक्षण होते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर इस ईंधन को आदर्श ईंधन की श्रेणी में रखा गया है। चलिए इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग का रोगवाहक कौन है। तो दोस्तों हमें बताना परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग का रोगवाहक कौन है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा सिकटा मक्खी। कौन सा दोस्तों, सिकटा मक्खी। ये मक्खी के द्वारा कालाजार रोग फैलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों हम बताना जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा लेमार्क और ट्रेवेरेंस। किसने किया था दोस्तों, लेमार्क तथा ट्रेवेरेंस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो जीव विज्ञान के जनक हैं दोस्तों अरस्तु। जीव विज्ञान की खोज की थी अरस्तु ने, लेकिन शब्द को लेमार्क और ट्रेवेरेंस ने सबसे पहले यूज किया था। जीव विज्ञान को अंग्रेजी बोलते हैं बायोलॉजी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है लफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लफिंग गैस का रासायनिक नाम, तो इसको दोस्तों इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। एक गैस जिसके ऊपर छोड़ देंगे दोस्तों तो क्या होगा, वो जब तक गैस का असर रहेगा तब तक वो हंसता रहेगा। तो गैस अच्छी भी है, लेकिन अगर ज़्यादा यूज कर दी जाए तो नुकसानदायक भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वैसे हमें गैस का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आर्किड में बेलामेन ऊतक पाया जाता है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि आर्किड में बेलामेन ऊतक पाया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर है मूलों में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मूलों में। मूलों का मतलब होता है जड़ों में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये जड़ों में पाया जाता है। तो आर्किड क्या है दोस्तों, एक आर्किड वायवीय पौधा है जो कहाँ किसी पौधे के ऊपर उगता है। ये ऊपरी या किसी पौधे के ऊपर उगता है, तो इसे कहते हैं हम क्या, ऑर्किड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि न्यूटन का गति नियम लिखिए। तो न्यूटन क्या करना है दोस्तों, पहला नियम लिखना है। न्यूटन की गति का पहला नियम की संकल्पना दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा जड़त्व का नियम। क्या दोस्तों, जड़त्व का नियम। ये क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करते हैं दोस्तों, ये परिवर्तन का विरोध करती है। जो भी परिवर्तन होगा चाहे वो स्थिर अवस्था से हो या गतिशील अवस्था हो, उसका क्या करती है, जड़त्व क्या करता है दोस्तों, उसका विरोध करता है। ये जड़त्व चाहता है यदि कोई वस्तु गति कर रही तो जड़त्व उसको रोकने का प्रयास करेगा, यानी कोई अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे गति का पहला नियम कहते हैं। या हम जैसे कहते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों समुद्र की गहराई, तो आप जानते हैं कि समुद्र बहुत गहरा है। अब इसकी गहराई को हम किसी रस्सी के द्वारा तो नाप नहीं सकते। अगर रस्सी से नापेंगे दोस्तों तो हमें कई वर्ष लग जाएंगे। हो सकता है रस्सी टूट जाए तो मेहनत भी बेकार जाएगी। तो दोस्तों हम समुद्र की गहराई किससे ज्ञात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा फेदोमीटर। किससे दोस्तों ज्ञात करते हैं, फेदोमीटर
मीटर से समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। दूसरा दोस्तों एक और होता है सोनार। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सोनार। सोनार का आपने पढ़ा होगा कि सोनार साउंड नेविगेशन, इसके द्वारा भी हम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं, जिससे हम पराश्रवित ध्वनि को समुद्र में भेजा जाता है। तो इसके जाने में और वापस आने में लगे समय में 2 का भाग दे करके हम समुद्र की गहराई का पता लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एम्पेयर सेकंड किसका मात्रक है? तो दोस्तों बताना एम्पेयर सेकंड किसका मात्रक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा आवेश की मात्रा का। किसका दोस्तों? आवेश की मात्रा का, जिसको हम क्यू के द्वारा दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मूत्र में प्रोटीन आता है, मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो दोस्तों जो मूत्र होता है तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन आता है। तो किस बीमारी का लक्षण होगा? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा वृक्कीय रोग। किसका होगा दोस्तों? वृक्कीय रोग। वृक्कीय रोग को बोलते हैं हम किडनी की बीमारी। क्या बोलेंगे दोस्तों? किडनी की बीमारी। उसको किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण जो रक्त क्षमता है वो रक्त क्षण नहीं पाता है, तो उसके साथ में यानी ब्लड के साथ प्रोटीन की मात्रा भी बाहर निकल आती है, ग्लूकोज वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एम्फीबिया बनाता है। तो दोस्तों एम्फीबिया क्या बनाता है? चलिए इसका राइट आंसर है हमारा जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो एम्फीबिया का मतलब होता है दोस्तों उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर। उभयचर का मतलब है जो जल एवं थल दोनों में रह सके। क्या दोस्तों? जल और थल दोनों में रह सके, उसे कहते हैं एम्फीबिया। तो दोनों जगह पर ये रह सकता है। तो एम्फीबिया में एक उदाहरण क्या होगा दोस्तों? जिसका उदाहरण होगा एक मेंढक। मेंढक जल और थल दोनों में रह सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कि जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? तो दोस्तों जो जापान के लोग हैं वो लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं। तो किस लाइकेन को खाते हैं? तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर है इंडोकार्पन। क्या नाम दोस्तों इसका? इंडोकार्पन लाइकेन को वो सब्जी के रूप में खाते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि बिजली का प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों हमें क्या करना, बिजली का प्रतिरोध चेक करना है। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा उपकरण है? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा ओम मीटर। किससे दोस्तों चेक करते हैं हम? ओम मीटर से। यानी ओम मीटर किसने बनाए थे? ओम नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, जिसका मतलब होता है V समानुपाती I, यानी विभव समानुपाती धारा की विभव जितनी धारा बहेगी वो विभव के समानुपाती बहेगी, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या है दोस्तों? तो प्रतिरोध होता है दोस्तों जैसे कोई धारा बह रही है तो धारा के मार्ग में दोस्तों मार्ग है, तो मार्ग में जो रुकावट पैदा करे, जो बाधा उत्पन्न करे, उसे कहते हैं हम प्रतिरोध। इसकी इकाई होती है ओम। तो जो धारा के मान में रुकावट पैदा करे उसे कहते हैं हम प्रतिरोध। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों प्रश्न है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा घनत्व। क्या नापते दोस्तों? इससे हम घनत्व नापते हैं, घनत्व नापा जाता है, डेंसिटी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो दोस्तों में बताना कि तारे क्यों चमकते हैं। ऐसा तो नहीं कोई तारे को हम बुझाता हो, बंद चालू करता हो तो आपको लगता है कि तारे चमक रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा अनेक अपवर्तन के कारण। क्या लगा दोस्तों? अनेक अपवर्तन के कारण। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि वायुमंडल में, क्या दोस्तों? वायुमंडल में यानी आसमान में वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं और इन परतों का घनत्व भी कैसा दोस्तों?
घनत्व भी भिन्न है, अलग अलग घनत्व वाली परतें हैं। तो जब सूर्य का यानी तारे का प्रकाश हम तक आता है तो हर माध्यम में क्या करता है दोस्तों, ये अपनी पोजीशन को बदलता रहता है, जिससे प्रेक्षक की आंख में लगता है कि तारे क्या हो रहे, टिमटिमा रहे हैं। किसके कारण? अपवर्तन की घटना के कारण है। कौन सी घटना होती है दोस्तों? अपवर्तन की घटना के कारण। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या करते हैं दोस्तों, अपना मार्ग बदल देती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो क्या है जिसमें से एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा विषाणु। क्या होता है दोस्तों? विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। तो विषाणु क्या है दोस्तों? विषाणु यानी वायरस। ये है हमारा जीवित और क्या दोस्तों, ये जीवित और अजीवित। विषाणु हमारा जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी है। क्या दोस्तों? जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी है, ना तो मरा ना जिंदा है। यदि जीवित कोशिका में पहुंच जाए तो जीवित हो जाता है, यदि मृत अवस्था में पहुंच जाए तो अजीवित भी हो जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ था, तो वायरस की दोस्तों किसी प्रकार की दवाई नहीं, से केवल रोकथाम की जा सकती है, क्योंकि बहुत जल्दी रेप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है, 248वां प्रश्न है दोस्तों, जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कि इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम क्या करते हैं, किसी बर्तन में क्या रखते हैं दोस्तों, पानी रखते हैं, तो जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है दोस्तों, गर्म हो जाता है, पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है, इतना ज़्यादा गति करता है कि भाप बन के भी उड़ने लगता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, कि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों बताना कि थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा ऊष्मा का सुचालक है। क्या दोस्तों? ऊष्मा का सुचालक है। इसलिए पारा ऐसा है दोस्तों कि थोड़ी सी भी ऊष्मा पा कर के ये ऊपर पिघल के चढ़ जाता है। तो लोग बाग, क्योंकि कहावत भी प्रचलित है कि भैया वो इतने ज़्यादा गर्म हो गए कि उनका पारा सिर पे चढ़ गया। ये कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है कहावत कि उनका पारा तो सिर पर चढ़ गया। इसका मतलब दोस्तों कि पारा बहुत जल्दी पिघल के कांच की नली में ऊपर तक चढ़ जाता है। और दूसरा इसका एक और है दोस्तों कि जो पारा होता है ये कभी भी कांच से चिपकता नहीं है, इसलिए कांच का उपयोग किया था पारे में। और पारा थोड़ी सी ऊष्मा लेकर के ऊपर चढ़ जाता है, जिसका पाठ्यांक हम आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया 250 प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। यानी मनुष्य क्या करता है, सांस भी लेता है और सांस को छोड़ता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? श्वास उच्छ्वास। इसमें क्या होता है दोस्तों, निःश्वसन और निःश्वसन क्रिया होती है दोस्तों। इसमें कौन सी क्रिया से बना ये? निःश्वसन, और दोस्तों दूसरा होता है निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब है दोस्तों O2 को ग्रहण करना, और निःश्वसन का मतलब होता है दोस्तों CO2 को बाहर निकालना। जिसमें CO2 क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यह एक यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है, श्वास कहलाती है। चलिए तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी का मतलब दोस्तों जिसका तापमान सदैव समान रहता है, यदि उससे ऊपर नीचे जाए तो वह अस्वस्थ महसूस करता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा चमगादड़। क्या दोस्तों? चमगादड़, जिसका तापमान नियत रहता है। और दोस्तों मनुष्य
मनुष्य का तापमान होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। ये फिक्स होता है। यदि इससे कम होता है तो भी व्यक्ति अस्वस्थ होता है, इससे ज़्यादा होता है तो भी व्यक्ति अस्वस्थ होता है। तो मनुष्य कैसा है? ये भी समतापी है। मछलियाँ क्या होती है दोस्तों? मछलियाँ होती है विषमतापी, क्योंकि ये ताप पानी में चलते रहते तो कहीं का ताप ज़्यादा रहता है, कहीं का ताप कम रहता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 252। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसके लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन में किसका उपयोग हुआ? आप जानते हैं कि बिजली घर यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या होता है दोस्तों? जो क्या में बदलेगा? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन की ऊर्जा कहाँ से होगी दोस्तों? किसमें होगी दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए दोस्तों इसको हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा के क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा की इकाई भी या मुद्रा भी कहते हैं, जहाँ पर ऊर्जा को सेव किया जाता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में। और जब ये पुनः यूज करना पड़ता है तो ये ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हमें बताना कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो है दोस्तों दूरी का। चलिए तो इसका राइट आंसर है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का। और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 254। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है? चलिए अगला प्रश्न हमारा, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है दोस्तों मीथेन। क्या होता है? मीथेन। इसमें पाया जाता है मीथेन। और एलपीजी का होता है दोस्तों ब्यूटेन। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या दोस्तों? इसमें मीथेन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मीथेन। चलिए अगला प्रश्न हमारा 255। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो दोस्तों एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर है 2। कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। कैसे? जैसे इस तरह से एक सेल मिलेगा आपको, तो ए होता है दोस्तों प्लस, ए होता है ऋण। जिस तरह पे स्टील की बॉडी लगी रही दोस्तों, एक अलग था प्लस वाला, तो कितने टर्मिनल होगा दोस्तों? 2, एक माइनस और एक प्लस। इस तरह से टोटल 2 टर्मिनल होगा सेल में। तो धारा धन ध्रुव से ऋण तरफ की ओर बहती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चूहे को मारने की दवा। 256 है दोस्तों, चूहों को मारने की दवा। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा जिंक फॉस्फाइड। क्या दोस्तों? जिंक फॉस्फाइड के द्वारा चूहे को मारा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? तो दोस्तों हमें बताना जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उनमें कौन सा ईंधन काम करता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा यूरेनियम। कौन सा काम करता है दोस्तों? यूरेनियम। तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम को लगाया जाता है, जिसके द्वारा अपार मात्रा में ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कहते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन और विखंडन की क्रियाएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 258। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? दोस्तों हमें बताना विद्युत चालकता की इकाई क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा म्यू। क्या दोस्तों? म्यू। इस तरह से बनाते हैं म्यू, जिसे हम कहते हैं विद्युत चालकता का यूनिट है दोस्तों म्यू। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 259। 259। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो दोस्तों ऐसे चंद्रमा पर क्या है जिसके कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है जल। चंद्रमा पे क्या नहीं दोस्तों? जल, H2O या पानी।
तो पानी नहीं है चंद्रमा पे, जिसके कारण जीवन संभव नहीं है। और वहाँ पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारे पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना कम है। तो इसके कारण यदि हम चंद्रमा पर जाते तो हम अपने शरीर को विमान से बांध कर जाते हैं, वरना हवा का थोड़ा सा भी झोंका लगेगा और हम कब का पतंग बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों हम वहाँ क्या करते हैं, अपने आप को विमान से बांध लेते हैं और पानी को निगलना पड़ता है आराम से कि कहीं उड़ ना जाए पानी। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों बताना है टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा चुंबकीय क्षेत्र। किससे संबंधित दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो हमें बताना है ये किसके अध्ययन से संबंधित है। चलिए इसका राइट आंसर हमारा महामारी रोग। किससे है दोस्तों, महामारी रोग से। एपिडेमियोलॉजी है महामारी नामक बीमारी से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति के शरीर में छोटी छोटी फुड़ियाँ निकल आती हैं। ये भयंकर बीमारी है। अब आज के समय में दोस्तों स्वच्छता का विशेष ध्यान हो गया, जिसके कारण इस बीमारी में कमी आई है या होती भी नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 262, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो दोस्तों बताना जीवाणु संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कुष्ठ रोग। क्या है दोस्तों, कुष्ठ रोग, जिसमें क्या होता है दोस्तों, कुष्ठ रोग में शरीर, जो व्यक्ति के शरीर में यानी लाल सफ़ेद चकते बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं, लाल सफ़ेद चकते बनते हैं, जो कैसे होते हैं दोस्तों, शून्य होते हैं। शून्य होते मतलब जहाँ पड़ते वहाँ उस व्यक्ति का शरीर भी काम करना बंद कर देता है, या अपन कह सकते हैं कि न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होते दोस्तों वो काम नहीं करते, न्यूरॉन को यानी इनएक्टिव करते हैं। तो दोस्तों कौन सी बीमारी, कुष्ठ रोग। इस पर भारत ने कई अभियान चला करके कुष्ठ रोग को भारत से क्या किया दोस्तों, बहुत हद तक, लगभग मान के चले तो हम 90% तक इस बीमारी पर काबू किया है। किस पर दोस्तों, कुष्ठ रोग पर। आपने देखा होगा कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 खुराक दी जाती थी। तो चलिए दोस्तों, तो ये 5 वर्ष तक के बच्चों को केवल एक कुष्ठ रोग नहीं दिया जाता, कुष्ठ रोग की नहीं, ये तो कुष्ठ रोग तो किसी भी उम्र में हो सकता है। इसमें क्या करते दोस्तों, कुष्ठ रोग की टैबलेट दी जाती थी। तो एक कुष्ठ रोग के पहले बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल हुआ करते थे, अब देश से कुष्ठ रोग ही गायब हो गया, इसलिए इसके हॉस्पिटल भी बहुत कम मात्रा में बचे हैं। लगभग एक आध जिले में एक ही अस्पताल हो सकता है। तो आपने देखा इसके पहले हमारे भारत सरकार ने किस पर, पोलियो पर सबसे ज़्यादा योगदान दे रही है अभी, क्योंकि पोलियो भी काफ़ी हद तक क्या हो रहा, कम हो रहा है। इससे भी पोलियो से पैरालिसिस की समस्या बढ़ रही थी, तो जिसे कहा जाता है 2 बूंद जिंदगी की। चलिए अगला प्रश्न हमारा, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मा में क्या होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दोस्तों दूर दृष्टि दोष। तो चलिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर में कितने अक्षर दोस्तों, 2, तो इसका उत्तर होगा 3 का मतलब होगा उत्तल लेंस लगा होगा उसके चश्मे में। कौन सा लगा हुआ दोस्तों, उत्तल लेंस। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं, क्या लगा दोस्तों, उत्तल लेंस लगा। यदि किसी व्यक्ति की दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता है तो उसे कौन सा लेंस लगाएंगे दोस्तों, हम उत्तल लेंस लगाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को निकट का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है तो उसको लगाएंगे दोस्तों हम अवतल मतलब 3 अक्षर का है निकट, तो दोस्तों हमारा अवतल कितना का होगा, 4 अक्षर का होगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है। तो दोस्तों में बताना, जो दूध है वो दही में जम जाता है, उसका क्या कारण है। चलिए इसका आंसर है हमारा
लैक्टोबैसिलस। क्या होता है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। यदि आपका दूध रखा है दोस्तों, क्या रखा है? दूध, और दूध को खुला रख दें या ढक के भी रख दें तो कुछ देर बाद लैक्टोबैसिलस जीवाणु रहते हैं वो अपने आप दूध में मिल जाते हैं और दूध को सड़ा देते हैं, वो यानी जमा देते हैं, जिसे हम कहते हैं दही या दूध फट गया। इसी तरह से यदि हमें इसकी क्या जल्दी एक्टिव करना है तो हम किसी भी खट्टे पदार्थ का रस डाल देंगे तो दूध जल्दी दही में बदल जाएगा। और हमें दूध को दही में नहीं बदलने देना तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा डाल देंगे, यानी दूध को क्षारीय बना देंगे, जिससे दूध से दही कभी नहीं बन सकता और इससे दूध से दही बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। तो जो आवर्त सारणी है उसका लंबा रूप क्या पर निर्भर करता है? तो चलिए इसका राइट आंसर है हमारा आवर्त पर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको आवर्त पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो आवर्त सारणी होती है तो उसमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। और वर्ग कितने होते हैं दोस्तों? वर्ग होते हैं उसमें 18। तो आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। इसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी को सही सिद्ध नहीं किया गया था, तो इसमें संशोधन करके मोसले ने सही आवर्त सारणी की खोज की थी। इसलिए आवर्त सारणी का जनक तो मेंडलीफ को ही कहा जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कुत्ते के काटने से जिस जीव विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता क्या कहलाता है दोस्तों? कुत्ता आपने देखा होगा काट लेता है तो ये बहुत डेंजरस होता है, मतलब ये हमारे लिए आगे चल के बहुत नुकसानदायक होता है। जब भी कुत्ता काटे तो दोस्तों हमें छुपाना नहीं चाहिए और इसके जो इंजेक्शन लगते हैं टीका, वो हमें सही समय पर टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें कुत्ते की बीमारी से, जो कुत्ता काटता है उससे क्या होता है दोस्तों? हमें रेबीज होता है, तो रेबीज की बीमारी से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। तो वो होता है दोस्तों हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेबीज कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको रेबीज, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है हाइड्रो यानी पानी, फोबिया यानी डर। तो उस व्यक्ति को क्या लगता है जिसको कुत्ता काटता है और उसे रेबीज हो जाता है, तो उस व्यक्ति को किससे दोस्तों? पानी से डर लगता है, वो पानी नहीं पीता है, पानी के दूर दूर। जिस तरह से कुत्ता आपने देखा कि जीभ से छू छू कर पानी पीता है, उसी तरह से व्यक्ति भी पानी से डरने लगता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है दोस्तों किस पदार्थ की बनी होती है? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा सिलिकॉन। किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा सिलिकॉन की बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? जो काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा मुख्य अक्ष है। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी 2 क्वेश्चन के बाद में विस्तार से समझाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 269, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा अनंत। कहाँ बनेगी दोस्तों? अनंत पर। यदि फोकस पर वस्तु फोकस पर तो अवतल दर्पण पड़ती है तो उसकी प्रति छाया कितनी हो गई? अनंत पर बनेगी। यानी कोई वस्तु का प्रतिबिंब यदि अनंत पर है तो वस्तु कहाँ रखी होगी दोस्तों? यानी प्रतिबिंब फोकस पर है तो वस्तु कहाँ रखेगी? अनंत पर। यदि वस्तु फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वह वस्तु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, वह धातु जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो चलिए इसका राइट आंसर है जिंक। क्या दोस्तों? जिंक। तो जब अम्ल और क्षार, क्या दोस्तों? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, और एक कौन सी क्रिया दोस्तों? उदासीनीकरण है। अम्ल क्षार को उदासीन करता है और क्षार अम्ल को उदासीन करता है। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण से कौन कौन सी स्थितियाँ बनती हैं। तो
चलिए, ये है हमारा अवतल दर्पण। यदि हम इसके बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा। तो दोस्तों ये होते मुख अक्ष, जो अभी पढ़ा था ध्रुव से होकर के जाती है। तो दोस्तों इसका ए बनेगा हमारा सी, जिसे कहेंगे वक्रता केंद्र। और इसका आधा, ध्रुव से आधा क्या बनेगा दोस्तों, फोकस। एक अलग है मुख अक्ष। जब इसे कहेंगे हम सी, इसे कहेंगे एफ। जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से वापस होकर जाएगी, वो फोकस से होकर जाती है। तो दोस्तों पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो कहाँ जाएगी, मुख अक्ष के समांतर। यदि वो फोकस से जाएगी दोस्तों तो कहाँ से जाएगी, मुख अक्ष के समांतर वापस हो जाएगी। और यदि वो सी से जाती है दोस्तों, किससे जाएगी, यदि वो सी से जाती है तो सी से ही वापस हो जाती है। ये हैं चिन्ह परिपाटी के नियम। तो जब इसमें देखा था दोस्तों कि जब वस्तु कहाँ, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था इस तरह से। यानी जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था दोस्तों, फोकस पर बन रहा था। चलिए हम बनाते हैं इसको। तो हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। यानी जब प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही दोस्तों, अनंत से आ रही, तो परावर्तन के बाद दर्पण से एक मुख्य फोकस से निकल जाएगी। और इसी तरह दोस्तों अब हमें जब मिलाना तो हमें दो किरणों से इंगित करना होगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये भी फोकस से निकल जाएगी। तो जब वस्तु कहाँ रखी दोस्तों, अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु बहुत दूर रखी है। यदि हम वस्तु को फोकस पर रख देंगे दोस्तों तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इसमें दोस्तों कैसा बनता है, यानी वस्तु जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा हमारा उल्टा बनेगा दोस्तों। और जो भी उल्टा प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, वास्तविक होते हैं, वास्तविक होगा। तो अवतल दर्पण से हमारे उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, वास्तविक उल्टी होगी। आकार वस्तु से बहुत छोटा होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि वस्तु अनंत पर रखेगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों को शेयर भी कीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हमारा क्या करना है दोस्तों, आपको हमारे चैनल हंगामा ऑफ साइंस को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है एवं दोस्तों तक भेजना, जिससे वो भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सकें। हम इसी तरह के टॉपिक्स आपके लिए उपलब्ध कराते जाएंगे और हमारे चैनल बने रहेंगे। आप हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए तो दोस्तों वीडियो को रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।